दोस्तों, आज हमारे बातचीत के मंच पर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कवि और लेखक अनुपम तिवारी। अभी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि तिवारी हैं कि तिवाड़ी हैं, ये सभी बात करेंगे थोड़ी देर में। और ये एक बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बच्चों से लेकर के और शिक्षा के क्षेत्र में और भूखे लोगों के लिए पेड़ लगाने से लेकर के बहुत सारे काम करती हैं। उसके अलावा निरंतर लिख भी रही हैं, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं छपती रही हैं। कविताएं इन्होंने लिखी हैं और कविता के इनके कई संग्रह आ चुके हैं। एक पहला संग्रह है आईना भींगता है, ये 2011 में आया था। और दूसरा कविता संग्रह जो है वो भरोसा अभी बचा है, ये 2018 में आया है। इसके अलावा दो किताबें इनकी जो साझा संग्रह में शामिल हुई हैं इनकी कविताएं। और मैं देख रहा था कि आप कहानियां भी लिखती हैं, लेकिन कहानियों की शायद मेरे ख्याल से अभी किताब जो है वो आपके, मुझे जानकारी नहीं है कि संग्रह उसका आया है कि नहीं आया है। और सामाजिक कार्य खूब जम के कर रही हैं। और मैं अब जरा अनुपमा जी से जानना चाहूंगा कि लोग बाग आपको रचनाकार के रूप में जानते हैं कि आपको सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं? मेरे लिए चुनना बड़ा मुश्किल है क्योंकि पेड़ लगाती हूँ तो ट्री वुमेन भी कहते हैं राजस्थान में, और लिखती हूँ तो कवित्री भी कहते हैं। तो मुझे लगता है मैं आधी आधी हूँ, 50-50 आप अपने आप को किस रूप में देखती हैं ज्यादा? मुझे ये लगता है कि वो लेखक अपूर्ण है मेरे हिसाब से, जो समाज के लिए कुछ नहीं करता। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी अपेक्षा होती है इस दुनिया को सुंदर बनाने की, और अपेक्षा होती है लोगों से कि दुनिया को और हम खूबसूरत बनाएं, और जो अन्याय है, जो अत्याचार है वो नहीं हो, है ना। और सब एक दूसरे को मदद करें, सुकून पहुंचाएं और सहयोग करें। तो अगर हमारे लेखन के माध्यम से ये अपेक्षा है तो उसके लिए फिर हम कर क्या रहे हैं? तो मुझे लगता है कि वो लेखन अधूरा है यदि हम उसके साथ में कुछ करते नहीं हैं। तो लिखना और समाज के लिए कुछ कुछ छोटे छोटे काम करना मेरा साथ साथ ही चलता है। तो मैं दोनों में ही 50-50 हूँ। आपने दो विषयों से एमए किया हुआ है ना? एक तो आपने हिंदी में किया है और दूसरा सोशियोलॉजी में किया है, समाजशास्त्र। स्नातक आपने पत्रकारिता एवं जनसंचार में किया था, है ना जी। तो पढ़ाई आपने बहुत कर रखी है। बहुत, मुझे लगता है बहुत कम कर रखी है तो बस ऐसे ही हो गया और मैं देख रहा था कि आपने शिक्षा जगत में जो कच्ची और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के की शिक्षा के लिए भी आप काम करती हैं, और राजकीय शिक्षकों के साथ जो ये आप एकेडमिक सम्मेलन का कार्य करती हैं, एक्चुअली ये क्या है एकेडमिक सम्मेलन? मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में काम करती हूँ। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन विप्रो का है, और अजीम प्रेमजी सबसे बड़े डोनर हैं हमारे देश के। तो मैं प्राउड भी फील करती हूँ कि मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ। और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके साथ में एकेडमिक काम करता है, उनकी वर्कशॉप्स करता है सब्जेक्ट्स पे, अलग अलग, हिंदी पर, गणित पर, पर्यावरण पर, अंग्रेजी में और विज्ञान में। तो मैं हिंदी विषय से हूँ।
तो हम लोग गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, ओपन कोर्स करते हैं, कुछ कुछ इस तरह से। साथ में स्कूलों में जाकर शिक्षकों को जिस तरह की जरूरत होती है बच्चों के साथ गतिविधियां करके देखने की या प्लानिंग करवाने की, तो उसमें हम लोग मदद करते हैं। तो बेसिकली हम लोग टीचर ट्रेनर हैं, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स के। अच्छा, तो तो इस तरह उनको ट्रेन करती हैं और उनके अगर जी कोई कमी बेसी है तो उनकी मदद करती हैं आप, जी, उनके उनकी। साथ में मिलकर कुछ काम करना, सपोर्ट के रूप में, वो एज ए ऑफिसर जैसा और सुपरविजन जैसा नहीं, एज ए गाइड के रूप में। ताकि वो बच्चों के को अच्छी शिक्षा दे सकें और मतलब कोई तकलीफ ना हो। थोड़ा बेहतर काम हो पाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में अभी वही बच्चे रह गए हैं जो या तो वहां पर जो प्राइवेट स्कूल नहीं है वही बच्चे आ रहे हैं, या फिर ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो कि बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक मध्यम वर्गीय आदमी भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना पसंद करता है। तो और जबकि सरकारी स्कूल एक ऐसा संस्थान है जहां पर हर कोई बेधड़क होकर जा सकता है, और अंतिम आर्थिक दृष्टि से, अंतिम जातीय दृष्टि से जो भी निचले पायदान पर है, हर किसी के लिए सरकारी स्कूल में जगह है। जबकि आप प्राइवेट स्कूल में जाते हुए बहुत डरते हैं, पता नहीं क्या नियम कायदे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में आदमी बेधड़क जाता है, वो सबका स्कूल है। तो सरकारी स्कूलों में अच्छा काम कैसे हो, ऐसे बच्चे जो गरीब घरों से आ रहे हैं उनके साथ में अच्छा काम कैसे हो, जिससे बच्चे सरकारी स्कूल में आए। तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन सरकारी स्कूलों के साथ ही काम करता है, तो मैं भी वहीं जाती हूँ। ये जो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन है, ये जो है इसमें जैसे आपने ये तो स्कूलों के बच्चों के बारे में हो गई, सरकारी स्कूल के टीचरों के बारे में हो गई। इसके अलावा जो औपचारिक गृह के बच्चे हैं, जो देह व्यापार में लिप्त परिवार हैं उनके बच्चे हैं, और कामकाजी बच्चे हैं, मतलब जो चाइल्ड लेबर हैं, इनकी शिक्षा के लिए भी आप काम कर रही हैं। ये उसी फाउंडेशन के तहत ही है? नहीं, वो मैंने किया था 2005 से और 2003 से और 2007 तक एक्शन एड में मैं थी पहले। तो एक्शन एड में एक प्रोजेक्ट होता था खिलती कलियां, जिसमें बहुत अलग अलग तरह की स्थितियों वाले बच्चों के साथ में हम काम करते थे। मैं वहाँ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थी। तो जैसे जो रन अवे चिल्ड्रन है, बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं कि अजमेर में और सबसे ज्यादा राजस्थान में कोटा में घरों से निकलकर भाग कर आते हैं बच्चे। तो उन बच्चों को हम लोग घर पहुंचाते थे, उनकी काउंसलिंग करते थे, घर वालों के साथ भी बात करते थे, जिससे बच्चे घरों में रह पाए। क्योंकि सबसे बेहतर स्थिति तो यही है कि बच्चे घरों में रहें, क्योंकि होम में तो कितने दिन रह सकते हैं, अंततः बच्चों को घर में जाना है। लेकिन घर में स्थितियां यदि बहुत बेहतर नहीं है, तो वो कोशिश होनी चाहिए हम सबकी कि घर में वो स्थितियां हों कि बच्चे घर में रह पाए। क्योंकि आप देखिए कि कई बार बच्चे पढ़ाई के डर से भाग कर चले जाते थे, कई बार पिटाई के डर से बच्चे घर छोड़ देते थे। तो कोई भी बच्चा यदि परेशान है तब वो घर छोड़ रहा है। मेरे बच्चे या कोई मध्यम वर्गीय परिवार के सामान्य बच्चे जहाँ पर ठीक ठाक से रह रहे हैं, वो घर नहीं छोड़ते। लेकिन उन बच्चों के घर की स्थितियां ही ऐसी हैं कि उनको लगता है घर से तो बाहर निकल जाना अच्छा है। तो ऐसे बच्चों की हम लोग होम प्लेसमेंट करते थे। और जो बच्चे अपचारी बच्चे कहलाते हैं, जो कि 18 साल से छोटे हैं और बाल अपचारी कहलाते हैं, उनके साथ में कोटा, अजमेर और जयपुर के होम में काम करते थे। कि अब देखिए जैसे 15 साल का कोई बच्चा, उसने कोई चीज चुरा ली, अब वो अंदर आ गया है, तो उसको एक्चुअल में तो होना ये चाहिए, सुधार गृह होना चाहिए, लेकिन वो भी जेल की तरह ही ट्रीट करते हैं। वहां भी वही सब पिटाई होती है और पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मौके नहीं है, बहुत सेक्सुअल हैरेसमेंट भी होता है वहां पर। तो वो सुधार करने का काम नहीं करे, जबकि उनका नाम सुधार गृह है। सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है वहां पर। तो ऐसे में कुछ संस्थाएं जाके वहां पर काम करती थी, तो मैं भी वहां जाती थी वो एक्शन एड की तरफ से, और हम लोग बच्चों के साथ में बहुत तरह का काम करते थे। जैसे पढ़ते थे बच्चे, वहाँ लाइब्रेरी की हम बुक्स लेकर जाते थे, कुछ इंडोर गेम्स लेके जाते थे क्योंकि बाहर नहीं जा सकते बच्चे। हम लोग बहुत तरह की काउंसलिंग भी करते थे। हालांकि काउंसलर वहां भी होता है, लेकिन वो काउंसलर तो डराने वाला होता है। हम लोग जब बात करते थे तो कई बार बच्चे मुंह नीचे करके बैठ जाते थे कि जैसे अपराधी हो। तो लेकिन हम तो कहते थे बेटा तुम सब बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना, हो सकता है मेरे बच्चों के साथ कुछ हो जाए और मैं सिर फोड़ दूं और मैं अंदर आ जाऊं, है ना, जेल में आ जाऊं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छी अच्छी महिला नहीं हूँ। कई बार होता है कि कुछ हो जाता है हमसे और इसलिए तुम अंदर आ गए हो। तुम लोग भी बाहर जाके बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना। तो इस तरह के वो काम था। फिर जो सेक्स वर्कर महिलाओं के बच्चों के साथ में कुछ काम था। तो
वो पढ़ाने से शुरू किया था। एक्चुअली वो काम बहुत आगे जाना था, लेकिन मुझे लगता है उस काम में हम लोग फेल रहे। और जो बच्चियां तैयार होती हैं 12-13 साल की सेक्स वर्कर के काम में जाने के लिए, उनको रोक पाना था, लेकिन वो हो नहीं पाया। और एक लड़की ने 21 साल की एज में सुसाइड कर लिया क्योंकि वो उस काम से नहीं निकल पाई। और वो लड़की बहुत मेरे अंदर चुभती रही मुझे, और मैंने 12-13 साल बाद एक कहानी लिखी, एक थी कविता। वो परी कथा में 2016 में प्रकाशित हुई। तो वैसे मेरी कहानियां लिखना मेरा 2013-14 से शुरू हुआ फॉर्मली, लेकिन एक कहानी मैंने 1988 में लिखी थी पहली बार, और फिर 20 साल तक कोई कहानी नहीं लिखी। तो वो जो एक थी कविता, वो यही शीर्षक मैंने रखा, और वहां से फिर कहानी लिखना शुरू हुआ। तो जब हम काम करते हैं तो बहुत तरह के लोग मिलते हैं, बहुत तरह के किरदार मिलते हैं, और मुझे लगता है कि जब हम ऐसा सोशल सेक्टर में आते हैं तो हम बहुत तरह की जिंदगियां देख पाते हैं। यदि मैं सामान्य नौकरी करती, बैंक में काम करती या गवर्नमेंट स्कूल टीचर यदि होती, तो शायद मैं इतनी तरह के लोगों के जीवन को देख नहीं पाती कि लोग किस किस तरह से जीते हैं। तो जब हमको ऐसे मौके मिलते हैं तो शायद हम लोगों को ज्यादा गहराई से देखते हैं, समझते हैं, और फिर वो संवेदनशीलता का स्तर और गहरा होता जाता है, और वही फिर कई बार लेखन में भी आता है और आपके जीवन के काम में भी वो आ जाता है, शामिल हो जाता है। ये बताइए कि जैसे आपने भी कहा, और मैं भी पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ खबरें, और कई बार बड़ी बड़ी खबरें भी आती हैं। ये जो बाल सुधार गृह होते हैं जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, लड़कियों का भी और लड़कों का भी, तो जैसे मान लीजिए आपने काउंसलिंग की और आपको पता चला, तो क्या मतलब एडमिनिस्ट्रेशन आपकी मदद करता है उन बच्चों के रेस्क्यू के लिए या उनकी मदद के लिए? नहीं, वैसे ये तो होता ही है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग किशोर न्याय बोर्ड में भी 2 लोग होते हैं और एक सीजीएम होते हैं, तो वही लोग फैसला करते हैं। हम लोग फैसले में शामिल नहीं होते। हालांकि हम लोगों को ये पास ऑफर होता है कि मैं किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य हो सकती थी, लेकिन मैं नहीं हुई क्योंकि मुझे लगता है कि फिर दूसरे काम मैं नहीं कर पाऊंगी। तो वही लोग फैसला करते हैं। बहुत ज्यादा संस्थाओं से नहीं लिया जाता कोई सलाह मशवरा, और वो अपने हिसाब से करते हैं, पर वो बहुत ठीक नहीं करते हैं। और कई बार मैंने ऐसा भी देखा कि लोग उसमें तो न्याय बहुत ठीक से नहीं कर रहे हैं, लेकिन लेख बड़े बड़े अच्छे अच्छे लिख रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन जब आपके पास मौका था ऐसे बच्चों के जीवन को थोड़ा ठीक करने का, तब आपने नहीं किया। तो कई बार लगता है कि हम क्या लिखते हैं। मुझे तो कभी कभी लिखना बड़ा झूठा सा लगता है। अगर मेरे पास मौका है तब मैंने नहीं किया, तो मैं क्या लिख रही हूँ, किसके लिए लिख रही हूँ? सिर्फ लेखक बनने के लिए लिख रही हूँ, तो मुझे नहीं लिखना चाहिए। मुझे कई बार ये भी लगता है। तो बहुत तरह के लोग नहीं, ये बताइए थोड़ा, मैं जानना चाहता हूँ कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपने इसको सामने लाई है आप। तो क्या जैसे ये जो फाउंडेशंस हैं जिसके जरिए काम किया जाता है, या आप लोग जैसे हैं, आपकी तरह और लोग भी होंगे, तो क्या आप इन लोगों के साथ या आप लोगों के साथ कोई मतलब न्यायविद या मान लीजिए वकील वगैरह नहीं होता है जो इन बच्चियों के केस से लड़े और उनको रेस्क्यू कराने के बारे में सोचे? वो हर संस्था का अलग अलग होता है। जैसे एक्शनेट ने एक बार सोचा था किसी एडवोकेट को रखा जाए, लेकिन फिर नहीं हो पाया। तो कई बार संस्था ऐसा तय करती है कि वो अपना एडवोकेट भी रखेंगी, लेकिन ये बात है कि गवर्नमेंट बॉडी आपको उतना स्पेस दे नहीं दे, ये उस पर डिपेंड करता है। तो यदि किसी संस्था से कन्विंस हो जाते हैं तो आप ये जगह पा सकते हैं, नहीं तो बाहर रहकर ही आप आवाज उठाते हैं। फिर आप धरने देते हैं, रैलियां करते हैं, फिर आप पेपर का सहारा लेते हैं, आप गड़े हुए ऐसे मुद्दों को सामने लेकर आते हैं, फिर सरकार पर प्रेशर पड़ता है। तो कई बार मुश्किल ही होता है संस्थाओं को, तो क्योंकि कई बार कुछ संस्थाओं की कई बार छवि भी खराब हो जाती है, तो कुछ अच्छी संस्थाओं को भी बहुत दिक्कत होती है एंटर होने में। तो हालांकि ये जैसे ही आप गवर्नमेंट के साथ में जुड़ते हैं तो फिर आप कई बार उसकी तरफ ही होने लगते हैं, फिर आप स्वतंत्र नहीं रह पाते। तो आप बाहर रहकर अगर आप आवाज उठाएं तो मुझे लगता है वो ज्यादा ताकत होती है। अंदर जाकर तो आप फिर दबने लगते हैं कि हमारा फिर ये सरकार की तरफ से फंड खत्म हो जाएगा, हमारी लाइसेंसिंग खत्म हो जाएगी, हमको एंट्री नहीं मिलेगी। बाहर रहकर आपको तो परवाही नहीं है ना, एंट्री मिले नहीं मिले, आप तो फंड हमें देते नहीं हो, हम तो सही बात बोलेंगे।
तो ये जो ताकत है ये स्वतंत्र होकर ही आती है। आप किसी के हिस्से बन जाते हैं तो आप दबते हैं बहुत तरह की चीजों से। तो कई बार लगता है जो एनजीओज हैं या कुछ लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो इसलिए शायद बोल पाते हैं। आप देखिए सोनी सोरी को हम देख रहे हैं, सुधा भारद्वाज भले ही आज जेल में अंदर हैं, निवेदिता शकील हैं, बहुत सारे लोग आज आवाज उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि वो किसी न किसी ऐसे गवर्नमेंट बॉडी से नहीं जुड़े हुए हैं। अगर आप जुड़ेंगे तो फिर आप दब जाएंगे। तो स्वतंत्र रहना ज्यादा मुझे लगता है ज्यादा काम की चीज है। अभी एक खबर आई थी, आपने भी पढ़ाई होगा, कि कानपुर में किसी सुधार गृह में जो लड़कियों के लिए है, उनमें कोरोना पॉजिटिव ही नहीं, उन लड़कियां उनमें प्रेग्नेंट थी और वो उनको एड्स भी एक दो को था। ये मतलब बड़ा मतलब डरावना सा है असल में। और हम लोग क्योंकि इसके लिए कुछ कर नहीं सकते, स्वयंसेवी संस्थाएं इनके लिए कर सकती हैं अगर वो अपनी लिमिटेशन थोड़ा सा तोड़े तो। क्योंकि बहुत सारी संस्थाओं की लिमिटेशंस भी अपनी बना लेती कि नहीं हमें इसमें नहीं जाना है, फिर हमें ये नहीं करना है, हमें वो नहीं करना है ना। अच्छा, एक सवाल और है, चलिए ये तो आप इसमें कुछ कहना चाहती हैं अभी? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर स्वयंसेवी संस्थाएं भी ये कहते हैं कि हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं फिर तो और लोग ही कर रहे हैं ना काम। या तो आम लोग हैं जो ये कहें कि भी हमारा मुद्दा नहीं है, हम क्या करें, हमको कोई मतलब नहीं है ना, या फिर सरकार ये कहे। लेकिन स्वयंसेवी संस्था तो है ही इसलिए ना कि वो आवाज उठाएं, वो लड़ें, वो ये देखें कि कहाँ पर ऐसी चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको ज्यादा ताकत के साथ में उभर के आना चाहिए। वो सब तो दिक्कतें हैं कि आपको बहुत तरह के फंड्स नहीं मिलेंगे, आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा फंडिंग एजेंसी के द्वारा, लेकिन फिर कौन बोलेगा? फिर बोलेगा कौन? वो भी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो मुझे लगता है हिम्मती लोगों को काम करना चाहिए स्वयंसेवी संस्थाओं में, डरपोक लोगों को करना भी नहीं चाहिए। क्यों करते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रही। एक सवाल और है इस चीज में, जैसे भी आपने वो शिक्षकों के बात की और स्कूलों में जाकर के उनकी मदद करने की बात की और सुदृढ़ करने की बात की आपने, स्कूलों में एक समस्या आजकल बहुत आती है और इसकी खबरें भी आती रहती हैं, ये जो बच्चों के मिड डे मील होते हैं, इनकी क्वालिटी जो है वो तो चूंकि ठेकेदारी प्रथा पर आधारित है, तो क्वालिटी वो तो मुनाफा कमाने के लिए सारा कुछ करते हैं। तो ये भी संज्ञान में लाती हैं वहाँ के टीचरों के और वहाँ के प्रिंसिपल को और वहाँ के अन्य अधिकारियों को के संज्ञान में ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन सिर्फ एकेडमिक काम करता है, लेकिन हमारी ये निगाह में होता है और हमको पता भी होता है कि कहाँ पर क्या चल रहा होता है। जैसे आप देखते हैं कि वो भी पूरे, जैसे आपने कहा कि ये ठेका प्रथा पर पूरा चलता है। जैसे आप जयपुर की जैसे बात करें तो अक्षय पात्र के पास ये है, तो वो जैसा भी खाना देते हैं अच्छा बुरा वही बच्चे खाते हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में यदि हम देखें तो जो भोजन माता है उसी गांव की होती है, वो अच्छा खाना बनाती है। कई बार मैंने वो खाना खाया है टीचर्स के साथ में बैठ के, इसलिए कि मतलब वो किस तरह का खाना है, इसलिए तो वहां पे काफी ठीक ठाक है क्वालिटी, और कई जगह पर अच्छा भी बनता है। और बाकी तो कई जगह हैं दिक्कतें, तो वो हैं, अब क्या करें, बहुत सारी जगह पर दिक्कतें हैं। ये डिपेंड करता है कि उस राज्य में ये सरकार किस तरह से है, सरकार पर निर्भर करता है ना। आए दिन बिहार में बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, और बिहार में तो लोग स्वयं से संस्था बना लेते हैं, तो उनका एक मकसद ही होता है कि ग्रांट ले लें, पैसे वैसे कमा लें और अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ा इम्प्रूव कर लें, तो वो तो फिर काम नहीं कर पाएंगे। वो नहीं करेंगे काम, वो तब तक ही बराबरी की बात करेंगे जब तक उनको फंड्स नहीं मिलते हैं। वो तब तक ही नीचे बैठेंगे, तब तक ही वो नाम के आगे जी लगाकर बोलेंगे। जैसे ही फंड्स वगैरह आने लगते हैं वो सब मेज कुर्सी पर बैठते हैं, वो सब सर मैडम कहलवाते हैं, वो सब गैप मेंटेन करते हैं। ये सब चीजें तब तक ही होती है काफी सारी संस्थाओं में। कुछ ही संस्था होंगी जो बराबरी के लेवल पे चलती है, या पहले दिन जिन उसूलों पर वो शुरुआत करती है और फिर आखिरी तक चले। बहुत सारी संस्थाओं के चरित्र बदल जाते हैं, वो भी इंसान है। हालांकि ये कमजोरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या कह सकते हैं, आपका यदि कोई बदल रहा है तो वो बदल रहा है, आप क्या कर सकते हैं। नहीं, पर ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। और आया था कि लोग जो है वो धड़ाधड़ एनजीओ रजिस्टर्ड करवा रहे थे, और
मैं एक बार हमारे विचार में भी आया, हमारे भी इसमें कि हम भी एक कोई संस्था, तो हमने एक लिस्ट निकलवाई, तो पता चला कि न जाने कितने हजार लोग लाइन में लगे हुए हैं। और हमने कहा कि भाई ये इतने एनजीओ अगर इंडिया में काम कर रही हैं तो भारत को तो काफी सुधर जाना चाहिए था। लेकिन बाद में पता चला कि वो कुछ संस्थाएं होती हैं जो देशी हैं, कुछ संस्थाएं जो होती हैं विदेशी हैं, वो खूब पैसे देती हैं और लोग बाग सिर्फ इसीलिए एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, समाज के लिए नहीं कराते हैं, वो शायद अपने लिए कराते हैं। जी, तो मुझे लगता है कि उसका रजिस्ट्रेशन हमने भी करवाया, मतलब मैं और मेरी 32 साल पुराने दोस्त उसने, और मुझे लगता है कि हम 32 साल से एक दूसरे को जान रहे थे और कुछ ऐसे ही साथी। और फिर हमने कुछ चीजें ऐसे सोची कि हम कभी बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, हम कभी अपने घर वाले किसी को नहीं लेकर आएंगे इस संस्था में और हम लोग काम करेंगे। लेकिन जब इतनी सारी संस्थाओं को बहुत तरह की दिक्कतों को से गुजरते हुए देखा, तो मुझे लगा कि हमसे हो नहीं पाएगा, बेईमानी हम कर नहीं पाएंगे और बहुत ईमानदारी से हम पैसा ला नहीं पाएंगे। तो हमने एक कदम भी काम नहीं किया उसमें। वो आज भी मेरे पास रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ कागज रखे हैं। लेकिन मुझे लगता है हमारे बस की बात नहीं है। इससे तो ये अच्छा है कि हम गांठ का पैसा खर्च करके कुछ सामाजिक काम में खर्च कर लें। नहीं भैया, हम किसी को हिसाब नहीं दे सकते, किसी का 1 रुपया ले नहीं सकते, इसलिए हमने काम ही नहीं किया उसमें। तो लगता है बस वो एक वायसस सर्किल है। एक्चुअली क्या है कि वो पैसा देंगे, फिर वो आपको ऑडिट कराना होगा, फिर ऑडिटर को आपको पैसा देना होगा ताकि वो ऑडिट के हिसाब से कर दे, और फिर आपको जब ऑडिट करा लेंगे तो फिर आपको सेकंड ग्रांट मिल जाएगी। वो एक बड़ा डिफिकल्ट काम है, मुझे ऐसा लगता है। और संवेदनशील आदमी के लिए, जो लिखने पढ़ने वाला है, जिसके विचार हैं ठीक ठाक, उनके बस की तो ये है नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप पर्यावरण पर भी काम कर रही हैं, आपने करीब 9000 करीब 300 पेड़ लगाए हैं, और वो भी फलदार पेड़ लगाए हैं, मैंने पढ़ा है। तो ये भी अजीम प्रेम जी के फाउंडेशन की तरफ से है? नहीं, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन सिर्फ एजुकेशन पे काम करते हैं, वही गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स के साथ में। वो मैं अपनी तरफ से करती हूँ और खुद पेड़ खरीदती हूँ और फिर स्कूलों में लेकर जाती हूँ, ऐसे स्कूलों में जहाँ पर बाउंड्री है, गेट है और 1-2 टीचर थोड़े पॉजिटिव हैं, पानी का थोड़ा इंतजाम है, तो मैं खुद खरीद के लेके जाती हूँ, पिकअप करती हूँ, छुट्टियां लेती हूँ अपनी और लेके जाती हूँ। तो अभी तक 9230 पेड़ लगाए मैंने। वो पुलिस चौकी में है, टोंक में, जैसे स्टेडियम के बाहर है, मेरे टोंक के ऑफिस में है, जयपुर के ऑफिस में है, सड़क के किनारे हैं, लोगों के घरों में है, पार्क में है, तालाब की पाल पे हैं, हॉस्पिटल में है। और वो सारे पेड़ फलों के नहीं है, कुछ फलों के हैं, क्योंकि मुझे लगता है सार्वजनिक जगह ऐसे लगाने चाहिए पेड़ जो कि छायादार हों और जिन्हें जानवर नहीं खाएं, क्योंकि ट्री गार्ड की जरूरत होगी तो फिर ट्री गार्ड कई बार लोग उखाड़ ले जाते हैं, टूट जाते हैं। तो फिर ऐसे पेड़ हों जो कि जानवर नहीं खाएं, छायादार हों, खासतौर से सार्वजनिक जगह। लेकिन जैसे कुछ छात्रावास हैं या लोगों के घरों में है या पार्क पे, वहां फलों के भी लगाए मैंने, बहुत अलग अलग तरह के फलों के। और कई तो पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए, अमरूद और आमलों के लोग मुझे फोटो भेजते हैं कि ये आ गए। अच्छा लगता है। चलिए, इसी के साथ आप जो है वो लोगों के भोजन का भी व्यवस्था कर रही है शायद, मेरे खाना जी देखिए, मैं पहले वैसे ही थी, एक तथाकथित धार्मिक परिवार में पैदा हुई कि जो संतोषी माता का व्रत करते हैं पहले, और फिर रविवार का व्रत किया, सोमवार का व्रत किया, तमाम तरह से वैसे पूजा वगैरह की। लेकिन 15 साल पहले जब मैं पुरी के मंदिर में गई तो वहां पर मैंने देखा कि भगवान को बुखार था, तो फिर हम भगवान के दर्शन नहीं कर सके। और फिर मुझे बहुत पूछा, क्योंकि मैंने बाल कटवाए हुए थे, बहुत छोटे बाल करवा लिए थे मैंने गर्मी की वजह से, तो उनको लगा मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं केरल से आई हूँ। फिर तो उनका ये मानना था कि क्रिश्चियन है तो वो अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि सिर्फ हिंदुओं के लिए प्रवेश लिखा था उसके बाहर। ऐसे ही भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर पर लिखा है सिर्फ हिंदुओं के लिए प्रवेश। फिर मैं ऑफिशियली काम से ही हैदराबाद एक बार गई थी, तो हमारी टीम के लोग अंदर जा रहे थे मक्का मस्जिद में, तो मुझे इसलिए अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि मैं महिला थी। तो मुझे लगा कि ये धर्म नहीं है, धर्म के मायने कुछ और होने चाहिए। तो मैंने कुछ चीजें फिर तय की अपने जीवन में
कि शायद मेरे लिए धर्म का मायना कुछ ये है। तो कुछ चीजें समाज में समय के हिसाब से सामने आती गई और मैं कुछ कुछ चीजें तय करती गई। तो मैं बहुत ही थैंक्स कहती हूँ प्रकृति का और मेरे परिवार का कि जैसा मैंने सोचा वैसा मैं थोड़ा थोड़ा कर पाई। जैसे 2010 में मैंने एक बार पढ़ा कि जो इंटर्नशिप करते हैं एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, उनको बॉडी नहीं मिलती है डिस्ट्रक्शन करने के लिए। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने, दोनों ने, कमल शर्मा मेरे हस्बैंड है, हम दोनों ने बॉडी डोनेशन का फॉर्म भरा। और इन केस हमारी एक्सीडेंट में डेथ होती है तो आई डोनेशन का। और मुझे अभी आंकड़ा सही से याद नहीं है कि कितने लोगों की आंखों में रोशनी नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि हम तो हमारा जीवन जी चुके, तो ऐसे लोग जो इस दुनिया को नहीं देख पा रहे हैं, कितनी सुंदर ये दुनिया है। आप शाम को देखिए कितने सुंदर बादल जाते हैं और चिड़ियाएं उड़ती हैं और इतनी सुंदर बस हवा बहुत सुंदर, पेड़ बहुत सुंदर है। कितने सारे लोग हैं जो नहीं देख पाते हैं। तो हमने बॉडी और आई डोनेशन का फॉर्म भरा एक बार, और फिर मैंने 10 बार ब्लड डोनेट किया, क्योंकि मुझे लगता है कि 5 करोड़ यूनिट ब्लड की हमारे देश में हमेशा जरूरत होती है हर साल, और 80 लाख यूनिट ही हम जुटा पाते हैं। और कितने सारे लोगों को ब्लड की जरूरत है, और आप एक बार जब ब्लड देते हैं तो 3 लोगों की जान बचती है। तो 10 बार मैंने वो तय किया, तो वो मैं कर चुकी 2009 से 18 तक। फिर बहुत सारे सरकारी स्कूलों में जाती हूँ तो देखते हैं कि कई बच्चे बिना स्वेटर के आ रहे हैं, सर्दी में, कड़कती ठंड में। और मानो मैं ऐसे पूछ लूं कि बेटा तुम स्वेटर नहीं पहन के आए, तुमको ठंड नहीं लग रही? तो बच्चे नीचे मुंह करके कहते हैं नहीं। तो आप देखिए कि जैसे ये अपराध हो वो स्वेटर नहीं पहन के, उनके पास स्वेटर नहीं है। तो फिर ऐसे बच्चों को मैंने फिर 100 बच्चों को स्वेटर और यूनिफॉर्म बनवाई, और फिर 1000 बुक्स मैंने डोनेट की, और फिर 10,000 टाइम मैंने फूड के लिए सोचा। तो मैं हर महीने कुछ कुछ पैसा देती हूँ, तो अभी 5,000 के आसपास डाइट का पैसा दे चुका, अभी 5 और देना है। और 1 लाख मैंने पेड़ लगाने का सोचा, तो अभी 9,230 लगा चुकी हूँ। तो मैंने ऐसे ही सोचा था 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो बहुत सारा तो हो चुका है, अभी 10,000 लाख पे काम चल रहा है। देखिए वो कितने कैसे पूरा होगा मुझे नहीं पता। नहीं, बढ़िया है। और सामाजिक कार्य करते हुए, क्योंकि आप लेखिका भी हैं, तो आपको बहुत सारे पात्र मिल जाते होंगे, बहुत सारे घटनाएं ऐसी होती होंगी जो आपको कचोटती होंगी। और अगर आप मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि अगर आप उन्हें कागज पर ना उतारें तो शायद मतलब आपको काफी परेशानी काफी दिनों तक होती रहेगी कि है ना। तो पहले आप लेखक बनी कि पहले आपने समाज सेवा करना शुरू किया? लिखना पहले शुरू हुआ मेरा। विधिवत रूप से मैं कविताएं तो 1998 से लिख रही हूँ, और फिर एज ए सोशल वर्क यदि कहें तो फिर 2003 के बाद में शुरू किया, जब इस तरह के लोगों को देखा तो लगा कि अरे लोग कैसे कैसे जीते हैं, और हम बहुत नहीं कर सकते, बहुत थोड़ा तो कर ही सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत थोड़ा करने में। मैं वैसे ही कपड़े पहनूंगी, किसी को 500 रुपए का अगर कुछ कर दिया तो वैसे ही कपड़े पहनूंगी जैसे पहले पहनते थे, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी जिसके पास आज खाने को भी नहीं है। जब हम ऐसे देखते हैं तो लगता है अरे आपके पास तो क्या कमी है। और मुझे लगता है कि शायद इससे ही आप खुश रहते हैं, और मुझे लगता है कि मैं अभी 54 में हूँ, तो थैंक गॉड कि मुझे कोई बीमारी इसलिए नहीं है कि मैं खुश रहती हूँ, खूब काम करती हूँ। और हाँ, चलिए, आपने आमतौर पे महिलाएं अपनी उम्र बताती नहीं है, लेकिन आप ने बता दिया, और आप लगती नहीं वैसे लगती नहीं, क्योंकि आप एक्टिव। सबसे बड़ी बात है कि एक्टिव रहने से आदमी का स्वास्थ्य सही रहता है। आप खुश रहते हैं, आप में साहस आता है अच्छे काम करके, जब आप निष्पक्ष बोलते हैं, आप ईमानदार रहते हैं। मुझे नहीं पता मैं कितनी ईमानदार हूँ, लेकिन ईमानदार रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप में साहस आता है, आप में कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वासी बनते हैं, आप निडर बनते हैं, आप दबते नहीं हैं। तो ये सब इसलिए आता है। और बहुत बड़ी बात है हालांकि ये कहना कि अगर हम गांधी को देखें तो गांधी के पास कौन सी ताकत थी, वो आत्मबल था, है ना। हालांकि मैं एक सूरज के सामने एक किरण बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि आत्मबल बहुत बड़ी चीज है, और वो ताकत आपको
काम करने से आती है, निष्पक्षता ईमानदारी से आती है, तो उसी से आप खुश रहते हैं। नहीं, ये अच्छी बात है, क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब लोग नौकरी क्या करते हैं कि नौकरी से रिटायर हो जाते हैं तो उनका स्वास्थ्य बड़ी तेजी से गिरने लगता है, अगर वो कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं खोज लेते हैं तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसका मतलब है कि जो आदमी कर्मशील होता है, वो चाहे जी ऐसा भी काम करे तो अपने को एक्टिव रख सकता है और स्वस्थ रख सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कविताएं सुन सकते हैं दो? जी बिल्कुल। इससे पहले ये तो बता दीजिए कि ये जो मैंने शुरू में पूछा था कि ये तिवारी तिवारी हाँ फर्क क्या है? मैं तिवाड़ी हूँ। बेसिकली यूपी की तरफ लोग नाम के आगे तिवारी ही लिखते हैं, और राजस्थान में तिवाड़ी, तो मैं तिवाड़ी ही लिखती हूँ, और अंग्रेजी में तिवारी हो जाता है। पहाड़ों पर भी शायद तिवाड़ी लिखते हैं लोग, शायद, जहां तक मैंने सुना है। अच्छा अच्छा, वो मुझे हाँ, इतना जानकारी शायद नहीं है। मैं हाँ, बस एक एक अपनी तरफ से एक लास्ट बात कर रही थी कि मैं अपने यदि जीवन को देखूं, जैसे अभी आपने कहा कि रिटायरमेंट के बाद में कई लोग एकदम से तेजी से उनका स्वास्थ्य गिरता है, तो मैं अपने जीवन को ऐसे देखती हूँ कि एक मेरा जीवन वो था जब मैं 28 साल तक अनमेरिड थी, और एक अलग तरह का जीवन था, बेहद अनुशासन में, बहुत ही सख्ती में। उसके बाद में एक जीवन अब है जब मुझे बहुत स्वतंत्रता है, बहुत काम करने की आजादी है, सोचने की आजादी है, काम करने की आजादी है, घूमने फिरने की आजादी है, मन चाहे तरीके से जीने की आजादी है। तो एक जीवन मेरा मैं ऐसे देखती हूँ, और तीसरा जीवन तब शुरू होगा जब मैं रिटायर हो जाऊंगी, अभी 6 साल बाद। तो मैं तो ऐसे देखती हूँ कि कई बार एक जीवन में आप कई सारे जीवन जी लेते हैं, तो फिर आदमी शायद लगता है कभी रिटायर नहीं होता जी। तो ठीक है, मैं आपको दो कविताएं सुनाती हूँ। उम्मीद है कि शर्मा जी आपका काफी सहयोग करते होंगे। बिल्कुल, वो अच्छी मम्मी है मेरे बच्चों की अच्छी मम्मी है वो। अच्छा, अच्छा, मतलब बच्चों की देखभाल वो ज्यादा अच्छी तरह वो से कर लेते बहुत ही कूल और बहुत अच्छे हैं, और ये सारी आजादी शायद मुझे लगता है कि लाख में किसी एक महिला को मिलती है जो मुझे मिली है। मैं कैसी भी रहूं, मैंने कभी मैरिड होने पर सिंबल नहीं लिया वैवाहिक होने का। मैं चाहे जहां नौकरी करूं, चाहे जहां खर्च करूं, सारी आजादी है। लेकिन जब आप आजादी देते हैं तो फिर आपको स्वयं अनुशासन भी सिखाती है वो आजादी, तो आपको रोकने की जरूरत नहीं है। आप आजादी देकर देखिए, महिलाएं बहुत अच्छे से जीती हैं, और अपने मानक वो खुद तय करती हैं, मुझे लगता है। थैंक टू जगन्नाथपुरी की, जो आपने यात्रा की और वहां से आपको अंदर नहीं जाने दिया, तो आपने आपके अंदर एकदम कायांतर हो गया, मतलब एक विचार तो परिवर्तन हुए ही आपके, आपका कायांतर भी हो गया। ठीक है, तो जरा कविता। मैं जी, मेरा दूसरा कविता संग्रह है भरोसा भी बचा है से, तो भरोसा भी इससे बचा। जी, घर का मकान हो जाना। तो आजकल ऐसे ही लगता है कि जैसे जैसे भौतिकवादी युग होता जा रहा है, तो घर नहीं रहता, वो मकान बन जाता है। तो घर का मकान हो जाना, वो घर हंसता था, वो घर बोलता था, वो घर हंसता था, वो घर बोलता था, वो घर नाचता था, वो घर सपने देखता था, वो घर बन गया धीरे धीरे मकान। पर उसके टुकड़े मेरे दिल में अब भी चुभते हैं, होठों में जज्ब कुछ लफ्ज अब भी मचलते हैं बाहर आने को। उसके कुछ कतरे अब भी मेरी आंखों में हैं, जो बह निकलते हैं कभी अकेले में, तो कभी रात के अंधेरे में। दिल फिर से वही मांगता है, दिल फिर से वही घर मांगता है, पागल है समझता नहीं है, वही घर कहाँ से आएगा। पागल है समझता नहीं है, वही घर कहाँ से आएगा। जो दिन गुजर जाते हैं कभी लौटते हैं पगले, फिर भी दिल रह रहकर मांगता है वही मिट्टी वही गारा, जिससे बने फिर वही घर जो सांस लेता हो, जिससे बने फिर वही घर जो सांस लेता हो, जो हंसता हो, जो गाता हो, जो सपने देखता हो, जो चलता हो उंगली थामे मेरी, मुझे अब भी बच्चा समझ कर। वाह, वाह। ये एक घर है। और एक कविता मैं अपने पहले कविता संग्रह से सुनाती हूँ।
ये मेरा पहला कविता संग्रह है, आईना भीगता है। तो इससे है कागज और आदमी। पढ़ी लिखी दुनिया में आदमी चुप और कागज बोलता है। पढ़ी वाह लिखी दुनिया में आदमी चुप और कागज बोलता है। अब हर दिन कागज संजो रहा है ताकत अपने में। अब हर दिन कागज संजो रहा है ताकत अपने में। आदमी से अब कागज तेज चलता है। आदमी से अब कागज तेज चलता है। आदमी से अब कागज तेज बोलता है। इसलिए अब हर दिन कागज पर कागज तैयार हो रहे हैं। फाइलों पर फाइलें बन रही हैं। प्रेजेंटेशन पर प्रेजेंटेशन बन रहे हैं। कैमरे भी अपनी आंखें चमका रहे हैं। स्टेचू पर स्टेचू तैयार हो रहे हैं। स्टेज पर सब उगलने के लिए। रात दिन इस पढ़ी लिखी दुनिया में कागज आदमी और आदमी कागज हो गया। वाह। एक कविता और सुनाइए, अभी हमारे पास एक कविता का टाइम अभी और है। बहुत छोटी सी एक कविता है। कल एक समय पर मैं सोचती थी कि शायद मैं प्रेम कविताएं नहीं लिख पाऊंगी, लेकिन मैं लिख पाई। तो एक बहुत छोटी सी है। नहीं, ये तो बड़ा अच्छा संजोग है। मैं यही पूछने वाला था लास्ट में कि आजकल वैसे भी कविताओं में प्रेम कम होता जा रहा है और महिलाएं भी प्रेम पर कविताएं कम लिख रही हैं। तो अच्छा हुआ आपने मेरी मन की बात पढ़ लिया और आप प्रेम पर कविता सुनाइए। जी। कल कल कहा था तुमने आने के लिए। कल कहा था तुमने आने के लिए। कल ना आए तुम, आ गया कल। न कहना कल आने के लिए कल, क्योंकि ना आएगा ये आने वाला कल। वाह, क्या बात है। तो अनुपमा जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और काफी जानकारी मुझे मिली। बहुत सारे अनछुए पहलुओं को हमने जाना आपसे, और मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को और मेरे तमाम मित्रों को और जो दर्शक इस समय देख रहे होंगे उनको भी बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज हैं प्रेरणा की। आप की बातें सुन करके और आपको देख करके आपके सानिध्य से लोग प्रेरित होंगे अच्छे काम करने के लिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।